हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, इसका कंपोजिशन कैसे डिसाइड होता है, क्या उसकी अपर लिमिट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, क्या उसकी लोअर लिमिट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स किस तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पर किस तरीके से होते हैं, नॉमिनेट कैसे होते हैं, कौन कौन नॉमिनेट करता है, कितना कितना नॉमिनेट करता है, कितना कितना इलेक्ट करता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल ऑफ वोट से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये सब चीजें इस वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव यानी स्टेट का लेजिस्लेचर, जहां पे यूनिकैमरल है वहां पे एक यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पे बाईकैमरल है वहां पे असेंबली और काउंसिल दोनों। तो इसको हम इस वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या कंपोजिशन है ये हम देखना शुरू करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है ना, ये स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम का बिल्कुल बेस होता है, सेंट्रल स्टोन होता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारे भारतीय संविधान की बात करें, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो मेंशन्ड है फ्रॉम आर्टिकल 168 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू 212 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे कि जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनका जो लेजिस्लेचर उसका कंपोजिशन किस तरीके का है। तो देखिए, कुछ स्टेट्स हैं उनमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, कुछ में बाईकैमरल सिस्टम है। यूनिकैमरल मतलब केवल एक हाउस है, बाईकैमरल मतलब दो हाउस है। यूनिकैमरल में क्या क्या आ जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आएगी। बाईकैमरल में क्या क्या आएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आ जाएगी, यानी विधानसभा विधान परिषद दोनों आ जाएंगे। अब देखना यह है कि ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी वो बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। तो उसमें इंडिया में आते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका के कुछ स्टेट्स हैं जिनके अंदर आपका कितने स्टेट्स हो गए, 7 स्टेट्स हो गए। देखिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, 7 स्टेट्स हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। बाकी बचे हुए 22 स्टेट्स में कितने हैं, क्या सिस्टम है, यूनिकैमरल स्टेट्स। आपको पता है कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं। आगे चलते हैं। अभी देखिए, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है ना, अगर वहां पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यूनिकैमरल हाउस है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन कंप्राइज करेगा, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगी प्लस गवर्नर होगा। जहां पे बाईकैमरल सिस्टम होगा, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, काउंसिल भी होगा, साथ में गवर्नर भी होगा। आपको पता है पार्लियामेंट का कंपोजिशन क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, तीनों मिलकर वो बनता है, क्या नाम से आपका, तीनों मिलके वो आपका सेंटर का जो लेजिस्लेचर होता है ना वो बनता है। ठीक है, पार्लियामेंट बनती है। अब यहां पे क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है कि जहां पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर, जहां पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर है वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब स्टेट पे जो अपर हाउस होता है, आपको पता है कि सेंटर पे अपर हाउस क्या होता है, राज्यसभा। स्टेट पे अपर हाउस होता है, उसको बोलते हैं सेकंड चैम्बर, या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं, या फिर उसे विधान परिषद भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं। वो क्या होता है, वो लोअर हाउस होता है, जिसको फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं और पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। पॉपुलर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात, उसके अंदर जो भी मेंबर्स हो रहे हैं उनको लोग डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो पॉपुलर हाउस है। तो विधान परिषद हो गया सेकंड चैम्बर, हाउस ऑफ एल्डर्स, और विधानसभा हो गया फर्स्ट चैम्बर, पॉपुलर हाउस, लोअर हाउस। ठीक है, अब देखिए, संविधान में ये तरीका बता रखा है कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं ना स्टेट्स में, उनको क्रिएट किया जाएगा या अबॉलिश किया जाएगा। और साथ साफ साफ लिखा हुआ है संविधान में कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने की, अबॉलिश करने की पावर केवल पार्लियामेंट के पास है। यानी कि अगर इस समय पे कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है किसी स्टेट में, तो उसको पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, और अगर है तो उसको पार्लियामेंट अबॉलिश भी कर सकती है, पर इसके लिए उस कंसर्न स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी, और रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट से बोलेगी कि आप अगर काउंसिल नहीं है तो काउंसिल बनाइए, और अगर काउंसिल है तो काउंसिल को अबॉलिश कर दीजिए। यानी कि जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी या अबॉलिश होगी किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में पार्लियामेंट के द्वारा, तो इसके लिए पहले उसको बनाने या अबॉलिश करने के लिए वहां की उस स्टेट की पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करेगी। और ये जो स्पेसिफिक रेजोल्यूशन होगा ना, जो स्टेट असेंबली पास होगी, इसका स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। स्पेशल मेजॉरिटी बता चुका हूं कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली की मेजॉरिटी, और साथ साथ कम से कम 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द असेंबली प्रेजेंट हो और वोट कर रहे हो, ये होती है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी। ये मैं आपको मेजॉरिटी पहले बता चुका हूं। और जब भी आपका किसी भी स्टेट में
स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया जाएगा या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश किया जाएगा, तो देखा जाए तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आ रहे हैं ना, इनको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा। अब देखिए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस में आता है, आर्टिकल 368 में आता है। इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को जाके देखिए। तो 368 के पर्पसेस के लिए ये चेंजेस नहीं माने जाएंगे। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर आप बना रहे हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर आप वो अबॉलिश कर रहे हैं, तो ये जो चेंज है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको अमेंडमेंट नहीं बोला जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 368। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कितने मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? विधानसभा है, और इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, 18 साल के ऊपर के हर कोई वोट कर सकता है इंडिया में। किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इंडिया में जो मिनिमम मेंबरशिप है वो 60 है, मैक्सिमम है 500 अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉपुलेशन के हिसाब से ये नंबर वेरी करता जाता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं कि अगर आप 3 स्टेट्स की बात करें जो कि हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा, तो यहां पे जो मिनिमम है, जो लोअर लिमिट है, यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 30 तक रह सकते हैं। ठीक है, और मिजोरम नागालैंड के केस में, मिजोरम के केस में मिनिमम मेंबर्स 40 तक रह सकते हैं, नागालैंड के केस में मिनिमम मेंबर्स 46 तक रह सकते हैं। समझे? उसके बाद गवर्नर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। यानी अगर गवर्नर को लगता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो किसी एक मेंबर को एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपॉइंट कर सकता है फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, अच्छा, इलेक्शंस को हेल्ड करने के लिए असेंबली में मेंबरशिप के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और उस डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए जितना जो स्टेट्स है ना, जो स्टेट का एरिया होता है ना, वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है। और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कुछ इस तरीके से बांटा गया है कि यार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, देखिए जब आज़ादी हुई थी ना, तो एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2-2, 3-3 रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि जितने भी स्टेट्स हैं ना, उनको जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटा गया ना, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल एक बंदा इलेक्ट होगा। ठीक है ना? तो वो जो तोड़ने का प्रक्रिया है ना, कि जो लैंड को बांटा गया है, मतलब फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए स्टेट्स है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 403 मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली की वो है सीट्स हैं, तो ये टेरिटोरियल जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनको बांट दिया गया। कुछ इस तरीके से बांटा गया है ना कि पॉपुलेशन सेम हो, ताकि ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन सेम जाए। ठीक है, मान लीजिए अब आपने कोई एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई आजमगढ़, दूसरी बनाई आपने मान लीजिए बाराबंकी। अब आजमगढ़ में अगर पॉपुलेशन है 20 लाख और बाराबंकी में अगर पॉपुलेशन है 40 लाख, तो यार ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ ना। मतलब एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर एक रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, तो उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी दूसरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। तो इस तरीके से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटा गया ताकि जो पॉपुलेशन है ना, यूनिफॉर्म हो जाए सीट्स के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी अरेंजमेंट किया है कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स के लिए सीटें रिजर्व्ड है असेंबली में ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन रेशियो। ये जो रिजर्वेशन वाला प्रोविजन था ना, इसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद केवल 10 साल तक रहना था, यानी अप टू 1960 तक रहना था, लेकिन हर बार ये 10-10 साल से बढ़ाया जा चुका है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 के थ्रू जो रिजर्वेशन है ना, इसको बोला गया कि 2020 तक लास्ट करेगा। और ऑब्वियस ये बात तो 2018 भी चल रहा है, तो जैसे जैसे हम 2020 के पास आएंगे एक और अमेंडमेंट आ जाएगा जिसमें बोला जाएगा कि ये 2030 तक लास्ट करेगा। ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं है कि इसको बंद कर दे। आगे आते हैं। अब देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की कंपोजिशन हम लोग देख देते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की कंपोजिशन के बारे में देखेंगे ना, तो यार देखिए जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं ना, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ये आपको पता है। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 40 है। यानी मैक्सिमम कितनी जाएगी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 मेंबरशिप तक जाएगी, और मिनिमम 40 तो रहेगी। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है कि अगर ऐसा है तो यानी कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है किसी की ना स्टेट की, उसका जो साइज होगा ना वो डिसेंड करेगा उसी स्टेट की कंसर्न स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की साइज के हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम मेंबरशिप 1/3 तक की है। अब ऐसा किया क्यों गया? ऐसा इसलिए किया गया, ऐसा जानबूझ के किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उन्होंने इसलिए ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, अगर आप दोनों हाउसेस को बराबर बराबर मेंबरशिप देंगे ना, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन आ सकती है। तो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रीडोमिनेंस दिया गया। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मेंबर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, तो उसका प्रीडोमिनेंस होना चाहिए लेजिस्लेटिव अफेयर्स में। इसलिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप उसकी 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। ठीक है,
हालांकि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में एग्जैक्टली कितने मेंबर्स होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करने की पावर केवल पार्लियामेंट के पास है। अब सबसे खास बात ये है, हमको देखना है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स है ना, ये इलेक्ट कैसे होते हैं। देखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 ऑफ द मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ लोकल बॉडी इन द स्टेट्स लाइक म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एटसेट्रा। यानी म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और जो अदर लोकल बॉडीज हैं उसके मेंबर्स सेलेक्ट करते हैं 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद 1/12 ऑफ द मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं ग्रेजुएट्स, जिन 3 साल ग्रेजुएट स्टैंडिंग है उनकी और वो उस स्टेट में रह रहे हैं। फिर अगला 1/12 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय टीचर्स, जो कम से कम 3 साल से पढ़ा रहे हैं और सेकेंडरी लेवल पे पढ़ा रहे हैं, सेकेंडरी लेवल है उससे ऊपर पढ़ा रहे हैं, उससे नीचे नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अब उसके बाद 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम whom who are not the members of the assembly। मान लीजिए कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करना है, मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 30 मेंबर्स, उसमें से 10 मेंबर्स को कौन करेगा, 1/3 को कौन इलेक्ट करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव, उसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इलेक्ट करेंगे और उन लोगों को इलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो गया, 1/3 1/3, 2/3 हो गया, 1/12 1/12, ये 1 और 4th पॉइंट को देखिए आप, 1/3 कितना हो गया, 2/3 हो गया, और ये 1/12 कितना हो गया, 1/6 हो गया, ठीक है। तो अब कितने बचे, अगर आप इसको 1 माइनस ब्रैकेट में 2/3 प्लस 1/6 कर देंगे ना, तो कितने बचे, केवल 1/6 ऑफ द मेंबर बचे। और किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बचे हुए 1/6 मेंबर को कौन करता है नॉमिनेट, उनको गवर्नर नॉमिनेट करता है उन लोगों में से जिनको कुछ स्पेशल नॉलेज है, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लिटरेचर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, कोऑपरेटिव मूवमेंट के फील्ड में, सोशल सर्विस के फील्ड में। आप समझ सकते हैं ना, ये बिल्कुल उस तरीके से हो गया कि राज्यसभा के 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, हालांकि वो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करता है, पर वो नॉमिनेट करता है, ठीक है। उसी तरीके से 1/6 ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर बीइंग नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फॉर द स्पेशल सर्विस और स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक बात और, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स चुने जाते हैं ना, दे आर इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन से नहीं इलेक्ट हो रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक के कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।